भाग 5। जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे बाबा साहब के द्वारा किए गए भारत के संविधान का प्रारूपण और अर्थशास्त्र के बारे में। यह रिपोर्ट गूगल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार है। मेरा मकसद आप तक सही जानकारी पहुंचाना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। साथियों, किसी भी प्रकार का कोई तथ्य गलत हो, कहीं किसी प्रकार की कमी हो तो माफ करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम अपनी गलतियों को सही कर सके। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता पर नए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को भारत के कानून मंत्री के डोमिनियन के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया। 2 हफ्ते बाद उन्हें भारत के भविष्य के गणतंत्र के लिए संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 25 नवंबर 1949 को अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने समापन भाषण में कहा, मुझे जो श्रेय दिया गया है वह वास्तव में मेरा नहीं है। यह आंशिक रूप से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव का है, जिन्होंने मसौदा समिति के विचार के लिए संविधान का एक मोटा मसौदा तैयार किया था। भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता के उन्मूलन और सभी प्रकार के भेदभावों को गैरकानूनी घोषित करने सहित व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला की गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता है। अंबेडकर उन मंत्रियों में से एक थे जिन्होंने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन हासिल किया। सकारात्मक कार्रवाई के समान एक प्रणाली। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत के दबे कुचले वर्गों के लिए सामाजिक आर्थिक असमानताओं और अवसरों की कमी को मिटाने की आशा की। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अंबेडकर ने 1953 में एक संसद सत्र के दौरान संविधान के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त की और कहा, लोग हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, ओह, आप संविधान के निर्माता हैं। मेरा जवाब है कि मैं एक हैक था। मुझे जो करने के लिए कहा गया था, मैं मेरी इच्छा के विरुद्ध बहुत कुछ किया। अंबेडकर ने आगे कहा कि मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। मुझे यह नहीं चाहिए। यह किसी को शोभा नहीं देता। अंबेडकर विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने तर्क दिया कि औद्योगिकरण और कृषि विकास भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने भारत के प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर जोर दिया। शरद पवार के अनुसार अंबेडकर की दृष्टि ने सरकार को अपने खाद्य सुरक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद की। अंबेडकर ने बुनियादी सुविधाओं के रूप में राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास, शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता, सामुदायिक स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाओं पर जोर देने की वकालत की। उनकी DSc थीसिस, रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान 1923 रुपये के मूल्य में गिरावट के कारणों की जांच करता है। इस निबंध में, उन्होंने संशोधित रूप में एक स्वर्ण मानक के पक्ष में तर्क दिया,
और कीन्स द्वारा अपने ग्रंथ भारतीय मुद्रा और वित्त 1909 में समर्थित स्वर्ण विनिमय मानक का विरोध किया, यह दावा करते हुए कि यह कम स्थिर था। उन्होंने रुपये के आगे के सभी सिक्कों को रोकने और एक सोने के सिक्के की ढलाई का समर्थन किया, जिसके बारे में उनका मानना कि मुद्रा की दरें और कीमतें तय होंगी। उन्होंने अपने पीएचडी शोध प्रबंध द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया में भी राजस्व का विश्लेषण किया। इस काम में, उन्होंने भारत में वित्त प्रबंधन के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रणालियों का विश्लेषण किया। वित्त पर उनके विचार थे कि सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके व्यय में वफादारी, ज्ञान और मितव्ययिता हो। विश्वासयोग्यता का अर्थ है कि सरकारों को धन का यथासंभव उपयोग करना चाहिए ताकि धन को सबसे पहले खर्च करने के मूल उद्देश्य को पूरा किया जा सके। ज्ञान का अर्थ है कि इसका उपयोग यथासंभव सार्वजनिक भलाई के लिए किया जाना चाहिए, और अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि धन का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि उनसे अधिकतम मूल्य निकाला जा सके। 1951 में, अंबेडकर ने भारत के वित्त आयोग की स्थापना की। उन्होंने कम आय वाले समूहों के लिए आयकर का विरोध किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए भूमि राजस्व कर और उत्पाद शुल्क नीतियों में योगदान दिया। उन्होंने भूमि सुधार और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अनुसार, जाति व्यवस्था, मजदूरों के अपने विभाजन और पदानुक्रमित प्रकृति के कारण, श्रमिकों के आंदोलन उच्च जातियां निम्न जाति के व्यवसाय नहीं करेगी, और पूंजी के आंदोलन यह मानते हुए कि निवेशक पहले अपनी जाति के व्यवसाय में निवेश करेंगे को बाधित करता है। राजकीय समाजवाद के उनके सिद्धांत के 3 बिंदु थे: कृषि भूमि पर राज्य का स्वामित्व, राज्य द्वारा उत्पादन के लिए संसाधनों का रखरखाव, और जनसंख्या में इन संसाधनों का न्यायोचित वितरण। उन्होंने स्थिर रुपये के साथ मुक्त अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जिसे भारत ने हाल ही में अपनाया है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए जन नियंत्रण की वकालत की, और इसे भारत सरकार ने परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया है। उन्होंने आर्थिक विकास के लिए महिलाओं के समान अधिकारों पर जोर दिया। कृषि भूमि पर अंबेडकर का विचार था कि यह बहुत अधिक बेकार पड़ी थी, या यह कि इसका ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा था। उनका मानना कि उत्पादन कारकों का एक आदर्श अनुपात था जो कृषि भूमि को सबसे अधिक उत्पादक रूप से उपयोग करने की अनुमति देगा। यह अंत करने के लिए, उन्होंने उस समय कृषि पर रहने वाले लोगों के बड़े हिस्से को एक बड़ी समस्या के रूप में देखा। इसलिए, उन्होंने अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण की वकालत की ताकि इन खेतिहर मजदूरों को अन्यत्र अधिक उपयोग करने की अनुमति मिल सके। उद्धरण वांछित: अंबेडकर को एक अर्थशास्त्री के रूप में प्रशिक्षित किया गया था, और 1921 तक एक पेशेवर अर्थशास्त्री थे, जब वे एक राजनीतिक नेता बन गए। उन्होंने अर्थशास्त्र पर 3 विद्वानों की पुस्तकें लिखीं: ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) उन विचारों पर आधारित था जो अंबेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे।
अगर किसी प्रकार की कमी है या कोई गलती है तो आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। ऐसी ही आगे की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके आप मेरी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।